Let us discuss about AC circuit containing resistor, inductor and capacitor यानी LCR सीरीज सर्किट। इसकी हमने फेजर ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है। फेजर ट्रीटमेंट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फेजर डायग्राम वी हैव टू एक्सप्लेन LCR सर्किट। सपोज ये एक LCR सर्किट है। LCR मीन्स रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। इसको एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट कर दिया। L C एंड दिस इज C एंड R, LCR सीरीज सर्किट। अब इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ रजिस्टर बोथ वोल्टेज एंड करंट लाई इन द सेम फेज, यानी अगर इसका ये करंट वेक्टर है तो वोल्टेज वेक्टर भी इधर ही आएगा। सपोज इसकी वोल्टेज को मैं, जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बी आर इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। एंड एल के अक्रॉस अगर ये करंट है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई बाई टू, तो इसकी जो वोल्टेज है वो पाई बाई टू एंगल आगे चलेगी, यानी कि बी एल आ जाएगी इधर। इसकी वोल्टेज को मैं, इसकी जो पीक वैल्यू है इंडक्टर के अक्रॉस जो पीक वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी एल। और इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाई पाई बाई टू, अगर ये करंट वेक्टर है तो वोल्टेज इधर आ जाएगी। इसकी वोल्टेज को मैं बी सी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पीक वोल्टेज है ये। और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज पाई बाई टू। यहाँ भी जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू, ठीक है। इन दिस केस वी आर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर एंड वी एल इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल एंड वी सी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी, ठीक है। क्योंकि ये पीक वैल्यूज़ हैं जिनकी बी आर, बी एल और बी सी जो है वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है अक्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस इंडक्टर एंड अक्रॉस कैपेसिटर। अब अगर इसकी कंबाइंड फेजर डायग्राम बनाता हूँ मैं, तो कंबाइंड फेजर डायग्राम इस तरह से बन जाएगी। ये अगर बी आर है सपोज, तो बी एल कहाँ चला जाएगा, बी आर के साथ पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ गया इधर, तो इसका मतलब बी एल इधर आ जाएगा एंड वी सी नीचे है तो ये इस तरह से आ जाएगा वी सी, वी आर इधर, वी एल इधर, वी सी इधर। अब अगर ये इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट है, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वी सी। इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, सच टाइप ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट। Then the resultant of these two vectors will be written as BL minus BC. Clear? And if it is capacitive dominating circuit, then their resultant will be BC minus BL. अगर मैं combined diagram बनाता हूँ इसकी, अब ये आ जाएगा मेरे पास। अगर ये VR है, suppose I am taking inductive dominating circuit, then the resultant of these two vectors can be written as BL minus BC and direction is in this direction. ये आ जाएगा मेरे पास VL minus VC, ठीक है। अब इन दोनों की अगर रिजल्टेंट निकालनी है, ये तीन वेक्टर है, तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले दो का रिजल्टेंट निकल गया, अब इन दो का रिजल्टेंट ये आ गया, तो इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो अब इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ तो पैरेललोग्राम इस तरह से बन गई हमारी, ये पैरेललोग्राम आ जाएगी, तो ये आ जाएगी इनकी रिजल्टेंट वोल्टेज बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। सपोज दिस पीक वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। लेट इट मेक्स एन एंगल फाई, ठीक है, वेयर फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, ठीक है। अब इस केस में रिजल्टेंट निकालनी है, यूज करें अगर हम पैरेललोग्राम लॉ, देन V इज इक्वल टू हाउ मच,
वी आर स्क्वेयर, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम, ए स्क्वेयर प्लस, अगर ये वेक्टर ए मानो ये वेक्टर बी मानो तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस फाई कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 है, तो ये बन जाएगा वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वेयर प्लस 2br इंटू बी एल माइनस बी सी कॉस 90। इन दोनों के बीच में 90 हो जाएगा, जीरो कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस LCR सर्किट, but we now substituting the value of BL, BR and BC, we can write it as I naught square R square plus I naught into XL माइनस I naught into XC और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, और अगर यहाँ से आई नॉट कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, आई नॉट स्क्वेयर यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, ये आ गया आई नॉट इंटू आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट। बी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। बी नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू आर, वी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू आर, आर मीन रेजिस्टेंस एंड दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, क्योंकि कंबाइंड रेजिस्टेंस है ये, तीनों एलिमेंट का कंबाइंड रेजिस्टेंस है ये। तो आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, this is represented as Z, where Z is the resistance offered by Z is the resistance offered by LCR सर्किट। कंबाइंड जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ऑफर करेगा ये पूरा सर्किट, LCR सर्किट कॉल्ड impedance of circuit, this is called impedance of circuit. So Z is the combined resistance offered by LCR circuit। ठीक है, now यहाँ से हमारे पास अगर मैं फेज एंगल की वैल्यू निकालना चाहूँ, देन क्लियरली टेंजेंट फ्रॉम फिगर, tangent phi is equal to how much, this can be written as perpendicular upon base, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही ये होगी, इसका मतलब वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, और विच इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब यहाँ करंट को भी अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो करंट भी इधर आ जाएगा, क्योंकि करंट सबका मैंने एक ही डायरेक्शन में ले रखा है इसमें, तो इसका मतलब करंट भी इधर ही आएगा। तो अब यहाँ से कुछ स्पेशल केसेस, तो मेरे पास टेंजेंट फाई की वैल्यू आ गई XL माइनस XC अपॉन R। Now there are some special cases. What are special cases? Very first is if XL is greater than XC। अगर XL XC से ग्रेटर है तो अल्टीमेटली टेंजेंट फाई इज पॉजिटिव, तो टेंजेंट फाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर टेंजेंट फाई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज लीड द करंट, मीन्स दैट इज वोल्टेज लीड्स
द करंट बाई फेज एंगल फाई, बाई फेज फाई, फाई फेज से वोल्टेज जो है वो लीड करेगी। देन अगर वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, तो इसका मतलब ये हो गया ये इंडक्टिव नॉट डोमिनेटिंग सर्किट कहलाएंगे। देन दीज सर्किट्स आर कॉल्ड, these circuits are called inductive dominating circuit। Similarly, if XL is less than XC, then टेंजेंट फाई इज नेगेटिव। अगर टेंजेंट फाई नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये हो गया, फाई की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, टेंजेंट फाई की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज फाई, and such circuits are called capacitive dominating circuit, capacitive dominating circuits। Third one, if XL is equal to XC, then tangent phi is equal to 0। XL माइनस XC, तो अगर ये बराबर इक्वल है तो उस केस में टेंजेंट फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर टेंजेंट फाई की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। दोनों वोल्टेज और करंट जो हैं वो सेम फेज में रहेंगे, यानी फेज डिफरेंस 0 होगा, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। दीज सर्किट्स आर कॉल्ड, सच सर्किट्स आर कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट। मतलब केवल रजिस्टर, अगर अकेला रजिस्टर ही इसमें कनेक्टेड हो तो इसका मतलब उसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं, तो इस तरह के जो सर्किट हैं इनको हम रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। ठीक है। नाउ इम्पीडेंस ट्राइएंगल। इम्पीडेंस ट्राइएंगल क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इम्पीडेंस ट्राइएंगल, व्हाट इज इम्पीडेंस ट्राइएंगल? अब क्योंकि जो इम्पीडेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज, impedance of the LCR circuit is represented as Z is equal to R square plus XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये था इम्पीडेंस। अब अगर हम इसको एक ट्राइंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर बेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल माइनस एक्स सी से, तो अल्टीमेटली अगर मैं पाइथागोरस यूज़ करता हूँ, सपोज दिस एंगल इज फाई, देन बाय यूजिंग पाइथागोरस जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और अगर यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू, टेंजेंट फाई की वैल्यू निकालता हूँ, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये टेंजेंट फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास।
XL माइनस XC अपॉन R। ये टेंजेंट फाई की वैल्यू आ गई। और यहाँ से जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो अल्टीमेटली अगर हम इम्पीडेंस ट्राइंगल का यूज़ करते हैं तो इमीडिएटली सारे फार्मूला हमारे पास अपीयर हो जाते हैं यहाँ से। अब अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स की बजाय हमारे पास कोई 2 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव ओनली इंडक्टर एंड रजिस्टर। तो अगर मेरे पास केवल और केवल इंडक्टर और रजिस्टर हैं तो क्योंकि Z की वैल्यू थी मेरे पास R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये Z की वैल्यू है। अब सपोज मेरे पास केवल और केवल LR सर्किट है, तो फॉर LR सर्किट XC इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर XC की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो LR सर्किट का इम्पीडेंस आ जाएगा Z इज इक्वल टू R² प्लस XC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0 यहाँ पर, तो ये बन जाएगा XL स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो LR सर्किट का इम्पीडेंस आ जाएगा Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XL स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। फॉर RC सर्किट, अगर RC सर्किट है तो इस केस में XL की वैल्यू 0 हो जाएगी। इंडक्टर है ही नहीं, इंडक्टर नहीं है तो इसका मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो गया। अगर इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो गया तो ये बन जाएगा मेरे पास Z इज इक्वल टू R² प्लस XL की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आ गया XC स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज इम्पीडेंस ऑफ RC सर्किट। और अगर LC सर्किट है, फॉर LC सर्किट, अगर LC सर्किट है तो Z इज इक्वल टू, इसका मतलब इस केस में R की वैल्यू 0 हो गई। अगर R की वैल्यू 0 हो गई तो Z इज इक्वल टू XL माइनस XC होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा टोटल इम्पीडेंस ऑफ LC सर्किट। यहाँ R की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, XL माइनस XC होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास XL माइनस XC। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। द phenomenon of resonance occurs in the system which are oscillating with certain frequency and that frequency is called natural frequency। मतलब जब कोई सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक शीशा है वो आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, तो उसमें जो उसकी टेंडेंसी है ऑसिलेट करने की किसी फ्रीक्वेंसी के साथ, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब हम किसी सिस्टम को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है that is equal to the natural frequency of the system, then that frequency is called resonant frequency। अब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो भी ऑसिलेट करती है मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू, तो उसकी हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। नाउ लेट अस डिस्कस फॉर इलेक्ट्रिक रेजोनेंस सीरीज LCR सर्किट, यानी कि सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास LCR सीरीज सर्किट है तो उसमें रेजोनेंस कब आएगी, कहने का मतलब ऐसा सर्किट जो मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, देन दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट, LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट। यानी सिंपली एन LCR series circuit which admit maximum current
at particular frequency called series resonance circuit. मतलब जब किसी LCR सीरीज सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, देन दैट सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस LCR circuit. Now clearly the impedance of circuit is given by Z is equal to R square plus XL minus XC whole square root. ये इसका इम्पीडेंस है LCR सर्किट का, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके। अब क्योंकि किसी भी सर्किट में से करंट कब मैक्सिमम होगा, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उस सर्किट का, इसका मतलब Z की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस XL कैन बी रिटन एज ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब क्योंकि ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और यू कैन राइट इट एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 न्यू, तो ओमेगा की जगह 2 न्यू भी मेंशन किया जा सकता है। अब जैसे जैसे सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो इसका जो इम्पीडेंस है सर्किट का, ये जो इम्पीडेंस है सर्किट का, ये भी चेंज होता जाएगा। मतलब अगर ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब न्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और 1/ओमेगा C की वैल्यू कम होगी, तो दिस माइनस दिस ये कोई वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी और इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 1/ओमेगा C की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो ओमेगा L की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी और 1/ओमेगा C की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब न्यू की वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट थी। अब ये वैल्यू ओमेगा के या न्यू के इंक्रीज़ करने से XL की वैल्यू यानी ओमेगा L की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी और 1/ओमेगा C की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर आकर के। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी, इन दैट केस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C यानी कि ओमेगा L की वैल्यू 1/ओमेगा C की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। व्हेन यानी एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आकर के ओमेगा L जो है वो 1/ओमेगा C के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू अगर ये बराबर हो गई तो इसका मतलब ये माइनस ये 0 हो जाएगी, तो Z इज इक्वल टू R। दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस offered by the LCR circuit, ठीक है। and this frequency at which XL will become equal to XC, that frequency is called resonant frequency। यानी कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि at resonance XL is equal to XC। इसका मतलब अगर वो फ्रीक्वेंसी न्यू आर है यानी न्यू आर या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ओमेगा आर इंटू एल रेजोनेंस, आर फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर। दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/LC और ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/LC अंडर रूट। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट ओमेगा आर कैन बी रिटन एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 न्यू, यानी और 2 न्यू आर इज इक्वल टू 1/LC अंडर रूट, और
न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल सी अंडर रूट। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। मतलब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आकर के सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट। क्लियर। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका इसके साथ, तो क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आ गया हमारे पास वर्टिकल एक्सिस और ये आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब अगर इधर ले लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी का मतलब मे बी ओमेगा इधर, और पीक वैल्यू जो है करंट की वो इस एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ले ली। तो z की वैल्यू जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी z की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि z की वैल्यू थी हमारे पास r² ओमेगा l माइनस 1/ωc होल स्क्वायर रूट। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसमें से ये टर्म लेस हो रही है, तो इसका मतलब फाइनली स्क्वायर है तो ये प्लस ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके इंक्रीज करने से z की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एक स्टेज के ऊपर आकर के z की वैल्यू आर के बराबर रह जाएगी, यानी कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो ये टर्म एक्सएल एक्स सी के बराबर हो जाएगा, और इसकी वजह से जो नेट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर बच जाएगा, आर के बराबर। दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। इससे कम रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जैसे जैसे जेड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है आर की वैल्यू इंक्रीज कर, आर की वैल्यू सॉरी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी जेड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आकर के z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अगर z की वैल्यू मिनिमम है तो इसका मतलब करंट उसमें से मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसके बाद भी अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो अब ये टर्म डिक्रीज हो जाएगी, ये टर्म और इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें से ये माइनस होता चला जाएगा, तो ये अल्टीमेटली फिर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली करंट फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसे आएगा, आई नॉट वर्सेस ओमेगा। दिस ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। पहले z की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आकर के आर जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो अल्टीमेटली आर की वैल्यू आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी इस तरह से। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए सपोज लगभग 100 ओम रेजिस्टेंस है, ये आर इज इक्वल टू 100 ओम, तो इसके लिए इस तरह का ग्राफ बनता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो लगभग 10 ओम है, तो 10 ओम के लिए अगर रेजिस्टेंस कम है तो हमारे पास ये मैक्सिमम करंट, पीक करंट और ज़्यादा आएगा, इस तरह से लाइक दिस, मतलब शार्पनेस आएगी। तो सपोज ये जो रेजिस्टेंस है किसके लिए है, करंट का ग्राफ, दिस विल बी फॉर 10 ओम, 10 ओम के लिए। तो यानी ये जो शार्पनेस है यहाँ पर ये ज़्यादा आएगी यहाँ इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर। दिस इज द वेरिएशन ऑफ पीक करंट ऑफ पीक करंट विद फ्रीक्वेंसी। अब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास जहाँ पर, अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आई नॉट है। अगर आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है इसकी यहाँ पर, तो अल्टीमेटली यहाँ पर दो वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी की ऐसी आएंगी जिन वैल्यूज़ के ऊपर इसकी वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू रह जाएगी, आई नॉट बाई रूट टू इस पॉइंट के ऊपर। तो अल्टीमेटली देयर विल बी टू फ्रीक्वेंसीज। These frequencies are, suppose this is known as omega 1 and this is known as omega 2। तो इन दो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वैल्यू सेम आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि these are the two frequencies at which the value of current will become I naught by root 2 which is
विच रिप्रेजेंट द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी ये आ गई, अगर मैं ये कहूँ कि ओमेगा 1 जो है ये ओमेगा आर के कम है और ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा आर से ज़्यादा है। अब ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज, नाउ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है इसको मैं डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा। सिमिलरली ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो नाउ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा आर कैंसल विद ओमेगा आर 2 डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 इज माइनस ओमेगा 1 इज कॉल्ड बैंड विड्थ, फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ। तो दो फ्रीक्वेंसीज ऐसी आएंगी जिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये जो करंट की वैल्यू होगी दिस विल बी आई नॉट बाई √2। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। ठीक है। अगर मैं वेरिएशन देखते हैं हम करंट का, सॉरी इम्पीडेंस का विद फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के साथ इम्पीडेंस का वेरिएशन बन जाएगा लाइक दिस। अगर इधर फ्रीक्वेंसी ले ली जाए, इधर जेड ले लिया जाए, तो जेड का कैसे बनेगा, क्योंकि जेड की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी जेड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी और एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आकर के जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी Z की वैल्यू। ठीक है। तो इसका मतलब दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मिनिमम रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होगा वो R के बराबर होगा, यानी Z था मेरे पास R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आकर के Z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और Z की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z मिनिमम इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू R। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू जो होगी इम्पीडेंस की दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उस केस में XL और XC की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी और XL माइनस XC 0 हो जाएगा। तो जो वेरिएशन ऑफ Z है विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा के ऊपर, और ये वैल्यू आएगी मिनिमम जो वैल्यू होगी दैट विल बी एट ओमेगा आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है। सिमिलरली अगर हम वेरिएशन चेक करते हैं एक्सएल का, नाउ क्लियरली एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल का अगर वेरिएशन चेक करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू 2 न्यू एल। तो इसका मतलब न्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एक्सएल की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सएल क्लियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो इसका मतलब अगर इधर एक्सएल लिया जाए इधर न्यू लिया जाए तो अल्टीमेटली इट विल बी स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली फॉर एक्स सी, वेरिएशन फॉर एक्स सी, एक्स सी था मेरे पास 1/ω_c। तो 1/ω_c, इसका मतलब एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो इसके लिए ग्राफ बन जाएगा हमारे पास लाइक दिस। अगर इधर ओमेगा ले लिया जाए, ये ओमेगा आ गया और इधर ले लिया मैंने एक्स सी, तो एक्स सी का ओमेगा के साथ वेरिएशन कैसा आ जाएगा, दिस विल बी ओमेगा एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा लाइक दिस, हाइपरबोलिक का। क्लियर। तो एट रेजोनेंस मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द सर्किट।